आज जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग की प्रोसेस। अब स्टाफिंग की प्रोसेस में टोटल जो है वी हैव गॉट 8 पॉइंट्स। वो 8 पॉइंट्स हमने सारा एक क्लास में नहीं हो पाएगा। आज हम सिर्फ टोटल 8 पॉइंट्स है तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 पॉइंट्स, और क्योंकि वो 3 पॉइंट्स काफ़ी डिटेल में है एंड रेस्ट ऑफ द 5 पॉइंट्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने क्या क्या उसमें करना है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, ये डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बताना है, एस्टिमेट लगाना है कि कितने बंदे चाहिए आपको। कि एग्जैक्टली कितनी मैन पावर, कितना ह्यूमन रिसोर्स, कितने वर्कर्स, कितने लेबर्स, कितने एम्प्लॉयज, कितने मैनेजर्स आपको चाहिए। तो ये हम किस बेस पे पता लगा सकते हैं कि कितना हमारे पास काम करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कितना काम है करने को। भाई हमारे पास कितनी मशीनरियां हैं, कितना लैंड है, कितने बेंचेस हैं, कितने डेस्क है, कितने ऑफिसेज हैं, कितने ब्रांचेज हैं, सब कुछ पता होगा। पहले उसका ऑर्गेनाइजिंग में एस्टिमेट किया जाएगा, फिर मैन पावर डिसाइड की जाएगी कि हमको कितनी चाहिए और कैसी चाहिए। अब इसके अंदर जो आती हैं दो बातें आती हैं, हाउ मैनी पर्सन्स एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स। तो इसमें दो बातें आती हैं कि कितने पर्सन्स रखने हैं और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स। तो ये हाउ मैनी की जगह हम ये लिख सकते हैं नंबर, और यहाँ पे आ गया टाइप, तो नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन्स, ऐसे कर लो इसको कि एग्जैक्टली कितने नंबर आपने, कितने बंदे रखने हैं, नंबर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रखने हैं, 10 20 30, और किस टाइप के रखने हैं, स्पेशलिस्ट रखने हैं, ट्रेंड रखने हैं, क्वालिफाइड रखने हैं, डिग्री होल्डर रखने हैं, और मशीनरी वर्कर्स रखने हैं, कौन से टाइप के रखने हैं, वो आपने एस्टिमेट करना है कितना बंदा चाहिए और कैसा बंदा चाहिए, किस तरह का बंदा चाहिए। अब इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है वर्क लोड एनालिसिस और एक आता है वर्क फोर्स एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब हुआ, वर्कलोड होता है कि एग्जैक्टली कितने बंदे हमको चाहिए, नेसेसरी कितने हैं। तो जब भी आपको इसका वो आएगा ना, क्या कहते हैं, केस स्टडी, तो केस स्टडी में आप लोग ने देखना है कि इसमें एग्जैक्टली वर्ड्स क्या लिखे हैं, दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, बिल्कुल डिट्टो सेम डेफिनेशन चलेगी। वही वो कहता है कि वर्कलोड की एग्जैक्टली ऑफिस में कितना लोड है वो देखा जाए, और हमको पता लगा है कि कितने नंबर और किस टाइप के बंदे हमको नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, नेसेसरी या रिक्वायर्ड। तो अगर ये वर्ड लिखे आ जाएंगे ना, क्योंकि आपको इसी टॉपिक के बाद मेरी बुक में 2 केस स्टडीज दी हैं, मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन आपकी बुक में पता नहीं दिए कि नहीं दिए। वर्कलोड एनालिसिस कह रहा है कि कितने बंदे चाहिए और किस टाइप के चाहिए, वर्क फोर्स भी कह रहा है कितने बंदे चाहिए, किस टाइप के चाहिए। तो फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि कितने बंदे चाहिए और किस टाइप के चाहिए, बस नेसेसरी कितने चाहिए और रिक्वायर्ड मतलब चाहिए। और ये कहता है कि कितने बंदे अवेलेबल है ये काम करने के लिए, कि मार्केट में या फर्म के अंदर या फर्म के बाहर। कई बार हम ना जो बंदे हायर करते हैं वो फर्म के अंदर से ही प्रमोशन कर देते हैं या ट्रेनिंग कर देते हैं इस बंदे को कि यार ये बंदा एक्स्ट्रा है तो इसको ट्रेनिंग कर दो, या ये बंदा बहुत मेहनती है इसको ट्रेन करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। तो हमारी जो खाली पोजीशन है, देखो स्टाफिंग कर रहे हैं तो खाली पोजीशन फिल करने का काम कर रहे हैं, तो कई बार इंटरनल हो जाती है और फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर से ही खाली पोजीशन भर जाती है अगर एक्स्ट्रा स्टाफ होता है। और कई बार बाहर से, ज्यादातर बाहर से इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है और एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है। तो वर्कलोड बताएगा कितने बंदे, किस टाइप के बंदे चाहिए, रिक्वायर्ड। वर्क फोर्स बताएगा कि कितने अवेलेबल है अंदर भी और बाहर भी। तो इन दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन करके हम एस्टिमेट लगा पाएंगे भाई एग्जैक्टली चाहिए कितने और है कितने हमारे पास। तो ये आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कि नेसेसरी कितने हैं। भाई एक काम को करने के लिए मान लो 10 बंदे चाहिए, तो ये तो 10 बंदे आपको रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, तो ये आ गया आपका वर्कलोड के अंदर। और एग्जैक्टली आपके पास बंदे हैं कितने, 2 है, 3 है, 4 है, या इंटरव्यू करने के लिए बहुत सारे बंदे आ गए, वो आपका आ जाएगा वर्क फोर्स पे। तो अवेलेबल और नेसेसरी पे ध्यान देना, क्योंकि
जो भी केस स्टडीज आएंगी वो बिल्कुल डिट्टो सेम लैंग्वेज में आएंगी। तो ये दो वर्ड्स आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। अब जब आपको पता लग गया कि हमने करना क्या है, कितने बंदे चाहिए, कितने अवेलेबल हैं, उनको बुलाओ, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, उनसे बात करो, उनके टेस्ट लो, उनके फॉर्म भराओ, तो पता लगेगा भी किसमें क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब, इसको कहते हैं। एक तो पहले आप सर्च करो, यहाँ पता लगे ना कितने बंदे अवेलेबल है, कितने चाहिए, तो उनको सर्च करना शुरू करो, ढूंढना शुरू करो उनको। और सर्च कैसे करेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, naukri.com पे, shine.com पे और indeed.com पे, ऐसे किस तरह के बहुत सारी साइट्स है जो नौकरियां देती हैं, और न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो। आपने जगह जगह रोड्स पे भी देखा होगा रिक्वायर्ड ये, तो या वैकेंसी का आप ऐड दे सकते हो। तो वो हो गया सर्च करना और उनको बुलाना, एंड सर्च करना हो गया, साथ में इनवाइटिंग। तो इसमें दो बातें आती है, ढूंढना और बुलाना। सिर्फ अभी सिलेक्शन नहीं कर रहे। रिक्रूटमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जॉब पे रखो या सिलेक्ट करो। रिक्रूटमेंट का मतलब है सर्च करो, ढूंढो और उनको अप्लाई करने के लिए इनवाइट करो कि आप लोग आओ, इनवाइट करो, उनको इनविटेशन देना एक तरह से। तो इसके अंदर ये पॉइंट्स आ जाते हैं, बुक में लिखा है। आइडेंटिफाई मतलब सर्च करना, कि सर्च करने के अंदर क्या क्या आ सकता है आपका। एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो, इसके अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, naukri.com, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह। और क्या क्या आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जा सकते हो आप। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझते हो, वो जगह होती है जहां पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई अपने अपने फॉर्म लिखवा देते हैं। जिसको नौकरी चाहिए वो वहां पे अपना फॉर्म भर के आ जाएगा कि जब कोई मेरे लायक नौकरी है मेरे को बुला लियो। और एम्प्लॉयर भी वहां पे लिखवा देता है कि भाई मेरे को इतने इतने बंदे चाहिए, जब कोई बंदा ढंग का मिले मेरे पास भेज देना। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वहां पे अपना नाम लिखवा देते हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आपस में मिलवाता है। तो ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो गया, इंटरनल प्रमोशन, सब कुछ बुक में दिया हुआ है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो गया, कंसल्टेंसी फर्म होती है जो लोगों को नौकरी दिलवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सर्च करो, आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पे आपने जॉब के एड्स देने हैं, इन्विटेशन देने हैं। असेसमेंट ऑफ वैलिडिटी की एक एडवर्टीजमेंट कितने देर तक चलेगा, जैसे ही हमारी जो पोजीशन फिल हो जाएगी वो जो एडवर्टीजमेंट है वो खत्म हो जाएगा। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स, कि इनमें से सिलेक्ट करना कि कौन सा सोर्स आपके लिए सबसे बढ़िया है। ये और एक्सेट्रा लिखूंगा साथ में मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। आप इसमें सिलेक्ट करोगे भाई ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा, किसकी वैलिडिटी ज्यादा है, किसकी कम है। अब न्यूज़पेपर में जो ऐड आता है वो एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता ज्यादा से लोग देखेंगे और फाड़ के फेंक देंगे। जो इंटरनेट साइट्स होती हैं उस पर बहुत दिन तक, महीनों महीनों तक वो ऐड पड़ा रहता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे महीनों महीनों तक रजिस्टर संभाल के रखा जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन तक इन्विटेशंस देने हैं, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे और कौन सा सूटेबल है आपकी जॉब के लिए। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड फॉर द वैकेंसी, जब आपको पता लग जाएगा यहाँ से लोगों ने अप्लाई, मान लो आपने ऐड दिया, naukri.com पे ऐड दिया, वहां से आपके पास मेल आने शुरू हो गए। जब मेल आएंगे तो आप उनको फोन करेंगे और या उनको मेल भेजेंगे, हाँ भी इस डेट को आपका इंटरव्यू है आप आओ, इस डेट को आपकी टेस्ट होगा आप आओ। तो उसको बाद में सेकंड स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप ये आ जाएगा और सेकंड स्टेप ये आ जाएगा, इसमें से सिलेक्ट करो कि कौन सा सिलेक्ट सूटेबल है, और थर्ड स्टेप आ जाएगा इनवाइट करना। तो ये बेसिक चीज थी रिक्रूटमेंट की। और एक और बात आपको बता दूं, रिक्रूटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हो कि रिक्रूटमेंट, मैंने बोल दिया कि सर्च करना, सिलेक्ट करना इन मीडियम में से और इनवाइट करना, तो इसके अलावा ये एक बहुत डिटेल चीज है। और आपका ये जो हम स्टाफिंग प्रोसेस खत्म करेंगे ना, जैसे ही खत्म होंगे, 8 स्टेप्स हैं इसमें टोटल, मैंने आपको बताया 8 स्टेप्स हैं। आज हम 3 करेंगे, 2 हमने कर लिए, तीसरा एक और करेंगे, तीसरा बहुत बड़ा है। तो ये 8 स्टेप्स जब खत्म हो जाएंगे तो अगला जो टॉपिक है वो रिक्रूटमेंट का ही है। तो रिक्रूटमेंट को यहाँ पे हमने ब्रीफली पढ़ा है, आगे जब स्टाफिंग प्रोसेस खत्म होगी वी विल स्टडी इन डिटेल। अब आता है सिलेक्शन, जो मेन प्रोसेस है और इसका क्वेश्चन आता ही आता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन मतलब कि आपने जहाँ पे इनविटेशन दी और लोग आपके पास आ गए, अब उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उनको उनमें से हम चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन क्या चीज़ है, सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसकी, और इसका क्वेश्चन भी आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आज हम जो बाकी का टाइम है हमारा 15-20 मिनट, वो सारा का सारा इस पे देने वाले हैं। तो सिलेक्शन क्या है, देखो यहाँ पे हमने इनवाइट कर लिया, बुला लिया। अब मान लो मेरे पास 100 बंदे आ गए, 100 एप्लीकेशंस आ गई। जब मेरे पास 100 एप्लीकेशंस आ गई, इनवाइट की थी मैंने, 100 बंदे आ गए, तो मैं उसमें से चूज भी तो करूंगा ना कि कौन से बंदे हैं कौन से नहीं है। तो चूजिंग द बेस्ट पर्सन, उसे कहते हैं सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन के अंदर 8 स्टेप्स आते हैं, तो यहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग या प्री स्क्रीनिंग कह देते हैं इसको। प्री स्क्रीनिंग होता है कि मान लो अब 100 बंदे आए, तो 100 बंदों में से कौन से अनफिट है उनको बाहर निकाल दो, जो फिट है उनको अंदर कर लो। एक छोटा सा इंटरव्यू फेस टू फेस 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या कई जगह पे अब रिसेंटली लास्ट ईयर या इसी लास्ट ईयर ही मैं गया था 2-3 जगह जॉब का इंटरव्यू स्कूल में। तो उन्होंने क्या किया था, अब मैं जॉब का इंटरव्यू देने गया था स्कूल में एज ए टीचर, तो मैं पूरी फाइल लेके गया था अपने सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशंस वगैरह वगैरह। तो उन्होंने स्टार्टिंग में जाते ही ना मेरे से एक फॉर्म भरवा लिया। हालांकि मैं naukri.com के थ्रू गया था, तो मैंने क्या किया, naukri.com पे रिक्रूटमेंट देखी, उनका इनविटेशन था, मैंने उस पर अपना टाइप कर दिया सारा डाटा वगैरह। तो उनकी तरफ से मेरे को कॉल आई कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, आप आ जाओ। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे जाके ये चीज हुई। अब ये चीज बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, या तो एक बंदा बिठा देंगे, वो हर बंदे से 4-5 क्वेश्चन मेन क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसको लगेगा यार ये बंदा हमारे जॉब के लिए, जो हमको जिस पोस्ट के लिए हमको चाहिए, अगर फिट है तो उसको बोलेगा ठीक है आप सेकंड कमरे में चले जाओ, नहीं तो उसको वहीं से वापस भेज देगा जब घर चले जाओ। तो हमको क्या किया गया था, हमको एक फॉर्म भराया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है, फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं कि क्या करना है। मेरे से फॉर्म भरवाया था, फॉर्म में सिर्फ मेन चीजें मैंने उनको अपने सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट किए, मेरे सर्टिफिकेट्स है, मेरी डिग्रीज है, मेरी क्वालिफिकेशंस है। उन्होंने कहा ये आप अपने पास रखो, ये हमने अभी नहीं देखने, वील सी एट अ लेटर स्टेज। तो उन्होंने कहा लेटर स्टेज पे देखेंगे, फिलहाल आप ये फॉर्म भर दो। तो मैंने ये नोट किया कि जब बहुत सारे बंदे मेरी तरह आए थे, जो फॉर्म्स के लिए टीचर्स आए थे, उन्होंने फॉर्म मेरी तरह भरे। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने 10-15 मिनट बाद सारे फॉर्म्स रीड आउट किए, उसमें से कई बंदों को उन्होंने वापस भेज दिया फॉर्म पढ़ते ही कि हाँ भाई आप अनफिट हो, आप तो वापस चले जाओ, और बाकी हम लोगों को उन्होंने बिठा के रख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाली फॉर्म पढ़ने से उनको इन्फॉर्मेशन, जो 5-6 क्वेश्चन उन्होंने पूछने थे वो फॉर्म पे लिखवा लिए, चुपचाप से सारे फॉर्म पढ़े 15-20 मिनट लगा के, और उसमें से आधे बंदों को उन्होंने बाहर भेज दिया, आधे या जितने भी उनको अनफिट लगे। तो इससे पता लगता है कि जो फिट बंदे हैं उनको रोक लो, और जो अनफिट है, जो आपको लग रहा है कि ये जॉब नहीं के लिए सूटेबल नहीं है, उनको वापस भेज दो घर पे। तो 100 बंदों में से कुछ बंदे तो यहीं पे वापस भेज दिए गए, तो रह गए बाकी के बंदे। तो इसे कहते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। एक छोटा सा इंटरव्यू, छोटे से क्वेश्चन आंसर, छोटा मेथड होता है, ठीक है। इससे पूरा आपको बंदे के बारे में पता नहीं लगता कि वो बंदा कैसा है, लेकिन एक छोटा मोटा ऊपर से मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। उसके बाद आता है जी सिलेक्शन के टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो स्टाफिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, और एक ये है रिक्रूटमेंट। अब सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और केस स्टडीज आती हैं सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत सारे केस स्टडीज दी होंगी, तो पूछा जाएगा ये कौन सा टेस्ट है, या कौन सा टेस्ट लें हम, आपसे पूछा जाएगा। तो अगर टेस्ट के बारे में आपको सारा कुछ पता है तो सब कुछ पता लग जाएगा। तो सिलेक्शन टेस्ट में जो पहला टेस्ट होता है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। आईक्यू लेवल चेक किया जाता है इसमें कि बंदा कितना इंटेलिजेंट है, कितना दिमाग है। उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ट्विस्टिंग क्वेश्चन, जैसे को आप रिडल्स भी कह सकते हो, कोई पहेली पूछ ली, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आप कैसे स्मार्टली आंसर करते हो, उससे आपके इंटेलिजेंस का, आपका सेंस ऑफ माइंड पता लगता है कि आप कितने प्रेजेंट हो, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपने क्या सीखा है अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, तो वो सब कुछ यहाँ पे पता लग जाता है। छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं इंटेलिजेंस का, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। ये एक मेजर किया जाता है कि आप कितना सीख चुके हो, वो यहाँ पे चेक हो गया। आप और कितना सीखना चाहते हो, या और कितना सीख सकते हो, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। कई बार क्या होता है, हम उस बंदे को बोलते हैं यार ये काम ऐसे नहीं, इस तरीके से कर तो अच्छा होगा,
बोलेगा मेरे को मत सिखा, मेरे को सब आता है, तो मतलब उसका एप्टीट्यूड वहीं पे फेल हो गया। लेकिन अगर आप बोलते हो कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना, ठीक है यार, हाँ ये मेथड भी ठीक है, वो सीखना चाहता है और कि हाँ मेरे को अभी आता था ये, पर तूने मेरे को बताया तो और बेटर तरीके से अब मैं कर पाऊंगा, तो मतलब उसने अपनी ईगो नहीं रखी, उसने बोला ठीक है मेरे को तो आता ही था, मैंने तो सीखा ही था कॉलेज में, लेकिन आपने मेरे को एक नया मेथड सिखा दिया, एक नया आउटलुक दे दिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कई बार हम एक नजर से प्रॉब्लम को देखते हैं, सॉल्व कर नहीं पाते, फिर हम अलग तरीके से ट्राई करते हैं, अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, तो हमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो हमारी कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी के न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, वो यहाँ पे टेस्ट की जाती है। क्योंकि एक बंदा जब काम पे आता है ना, तो वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, उसकी सीखने की वो नियत होनी चाहिए। अगर वो पहले से ही बोल रहा है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, तो वो टिक नहीं पाएगा ज़्यादा दिन तक, इगोइस्टिक हो जाता है वो। तो वो कितना लर्निंग स्किल्स उसमें है, अगर आप उसको सॉफ्टवेयर पे रख रहे हो, मान लो एक ट्रेंड इंजीनियर को सॉफ्टवेयर के लिए बुलाया आपने मैनेजमेंट के लिए, वो रखा हुआ है, ऑब्वियसली वो ट्रेंड है, इंटेलिजेंट है, तभी आप वो आया है, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर अप टू डेट नहीं होंगे? जैसे जैसे डायनामिक एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो वैसे वैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, मार्केट में मॉडर्नाइजेशन आएगी, तो वो कितना अप टू डेट होना चाहता है आगे, कैसे कैसे मार्केट के साथ अपने अपने आप को चेंज करेगा, अपने आप को नई नई चीजें सिखाएगा, वो यहाँ पे चेक किया जाता है कि उसमें एबिलिटी और कैपेसिटी है और कुछ सीखने की, ये पहले से भर भरा के आएगी, मेरे को सब कुछ आता है, तो वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो जो यहाँ पे फेल होगा वो वापस, जो यहाँ पे फेल होगा वापस, ऐसे कर करके छटाई होती रहेगी। यहाँ जो पास हो गए इसमें, यहाँ जो पास हो गए वो थर्ड टेस्ट में जाएंगे, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है, आपका नेचर कैसा है, आप दिखते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, बातचीत कैसे करते हो, आप एक प्रॉब्लम को जज कैसे करते हो, आपके इमोशंस कैसे हैं, सब कुछ ये चेक किया जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंट, जब आप कंपनी में काम करते हो तो खाली आप काम नहीं करते हो, वहाँ पे सोसाइटी, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में, एक फॉर्मल इन्वायरमेंट भी होता है, एक इनफॉर्मल भी होता है। तो इनफॉर्मल में आप लोगों से बिहेव कैसा करते हो, आप लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हो या आप शांत रहते हो, वो सब कुछ यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि कंपनी का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से पता लग जाएगा आप कैसे बंदे हो। फिर ट्रेड टेस्ट, और मैंने आपको जैसे बोला कि इसमें से न्यूमेरिकल केस स्टडीज आएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी तो बोला जाएगा कि ये टेस्ट लें, ये टेस्ट ले, ये टेस्ट ले, ये टेस्ट ले, पूछा जाएगा, या ये कौन सा टेस्ट ले लिया गया इसमें से बताओ, तो इसके ऊपर केस स्टडीज आते ही आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकेला ये आ जाता है क्योंकि अब आजकल बड़े क्वेश्चन पूरे नहीं आते, तो ये अकेला टॉपिक अपने आप में क्वेश्चन बन के मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा आया। ट्रेड टेस्ट होता है, दीज टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल, कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज है, कितना आप काम, कितनी ट्रेनिंग आपको है। यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस है कि सेंस ऑफ माइंड कितना है, कैसे रिएक्ट करते हो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व, नई प्रॉब्लम आपके पास आ गई, आपका नजरिया क्या है सोचने का, आप में दिमाग कितना तेज है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ट्रेड टेस्ट कि आपको कितना स्किल आता है, कितना एक्सपर्ट हो, कितनी ट्रेनिंग मिली हुई है आपको। दिमाग तेज होना और ट्रेनिंग होना अलग अलग बात है। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपकी 99% आगे, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको मशीनरी चलाने नहीं आती, तो आपका ट्रेनिंग टेस्ट फेल हो गया। तो यहाँ पे हमको ये भी चेक करना होता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं, एक्सपर्टीज कैसे हैं आपके। तो ये 4 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, एक और टेस्ट रह गया आपका, 5th टेस्ट रह गया, CDE यहाँ पे कर लेते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप काम को किस नज़र से देखते हो, आप कामचोर हो, आप आलसी हो, आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्किंग हो, वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है। अगर आपके इंटरेस्ट अच्छी चीज़ों में होंगे तो ऑब्वियसली आप हार्ड वर्किंग होंगे, डेडिकेटेड होंगे। अगर आपके फालतू के इंटरेस्ट होंगे, मान लो पढ़ाई के टाइम पे गेमिंग ज़्यादा करनी है आपने, तो आपको नौकरियाँ भी फिर वैसे ही मिलेंगी, और नौकरी मिलने में वो हर चीज़ जो रिक्रूटमेंट करता है बंदा या सिलेक्शन करता है, वो हर चीज़ आपसे बातों बातों में निकलवा लेता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है। ये ना हो ना आपको नौकरी मिलेगी, आप कंप्यूटर पे वर्क करो, कंप्यूटर पे पूरे दिन गेम खेलते रहो, तो वो देखा जाएगा ना। तो आपके इंटरेस्ट क्या है, वो हर चीज़ वहाँ पे डिसाइड की जाती है, वो टेस्ट लेते हैं और कुछ पता लग जाता है। केस स्टडी इसके ऊपर देखो, टोटल 3 केस स्टडीज होगी, 2 केस स्टडीज इसके ऊपर है, मैं आपको सेंड करूँगा। अगर हम फेस टू फेस आज ट्यूशन सेंटर में मेरे पास पढ़ रहे होते तो हम इतना आगे बढ़ भी ना गए होते, ये पहले डिस्कस करी होती है हमने। क्योंकि अब मैं आपसे आंसर नहीं पूछ पा रहा, मैं आपको एक केस स्टडी बोलता, आप मेरे को बताते, मैं आपको इसकी केस स्टडी देता, आप मेरे को बताते, तो हम आगे आगे धीरे बढ़ते, पर वो पॉसिबल नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं आगे बढ़ गया हूँ। तो एक केस स्टडी वाला काम घर पे कर लिया करो। एक केस स्टडी इसके ऊपर भी है, वो भी आपने पढ़नी है। अगर हम जूम पे क्लासेस लें या वैसे ले, तो मैं आपसे केस स्टडी पूछ लेता या कुछ करते। तो सिलेक्शन का पॉइंट यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी
सेकेंड पॉइंट पे आए हैं। देखो स्टाफिंग के अंदर थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे। पहला स्क्रीनिंग, दूसरा टेस्ट की कौन सा, और टेस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट आ गए। अब हम तीसरे पॉइंट पे हैं, अभी हम सिलेक्शन पे ही हैं। सिलेक्शन करने के लिए स्क्रीनिंग करेंगे, सिलेक्शन करने के लिए टेस्ट लेंगे। कौन से तरह के टेस्ट होते हैं? सारे तरह के टेस्ट होंगे। इनके ऊपर एक केस स्टडी बना दी, एक दो केस स्टडी इनके ऊपर बना दी है। अब इसके बाद इंटरव्यू होगा। जिन बंदों के टेस्ट में ये पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो उन बंदों की, जो बंदे अच्छे नंबर नहीं ला पाए या टेस्ट में पास नहीं कर पाए, उनको वापस भेज दिया जाएगा। आधे बंदे स्क्रीनिंग में भेज दिए, कुछ बंदे यहाँ भेज दिए, बाकी जो बचे उनका होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आपको पता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। लास्ट टाइम 11th में आपका इकोनॉमिक्स में था टॉपिक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फोन पे किया जाता है, नेट पे किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाता है, और बात मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है और आपके बारे में पता लगता है, आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है, आपसे बातचीत की जाती है और डिटेल आपके बारे में नॉलेज दी जाती है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, तो यहाँ पे रेफरेंस ली जाती है आपसे कि आप अपने किसी दो रेफरेंस दो, मतलब किसी दो बंदों का रेफरेंस दो जो आपको जान पहचान, अपने मामे का नाम बता दिया, अपने भाई का नाम बता दिया, अपने कजन का नाम बता दिया, चाचे का नाम बता दिया, तो आपसे कुछ रेफरेंस लेते हैं और उस रेफरेंस को कॉल करके आपका बैकग्राउंड क्या किया जाता है, चेक, कि आप कैसे घराने से बिलोंग करते हो, आपका नेचर कैसा है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका नेचर गुस्से वाला हो, इगोइस्टिक हो, और यहाँ पे पर्सनैलिटी में हम लिख दो कि मैं बहुत शांत बंदा हूँ, और झूठ भी तो लिख सकते हो आप। इंटरव्यू में आपने झूठ बोल दिया हो और वो बंदा आपको पकड़ ना पाया हो, ये भी हो सकता है। तो आपसे कुछ रेफरेंसेस लिए जाते हैं, कुछ बंदों के नाम और उनके फोन नंबर लिए जाएंगे, उनको कॉल करके उनसे बातचीत करके आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, कैसे कैसे। तो आपको वेरीफाई किया जाएगा कि सही में आप जो कह रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो सच है कि वो झूठ दी है। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन झूठ निकलेगी तो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है यहीं पे खत्म, आगे का प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर आपका सब कुछ सही निकलता है और कंपनी को लगता है कि हाँ आप एक पोटेंशियल एम्प्लॉय हो, तो आगे के आपका प्रोसीजर फॉलो कराया जाएगा। तो ये एक देखो ये प्रोसेस है, प्रोसेस होती है कि जहां तक आप कर रहे हो, जहां पे स्टॉप होगी प्रोसेस खत्म। तो स्क्रीनिंग में एलिमिनेट हो गए, बाहर निकल जाओगे, यहाँ तक पहुंच गए, टेस्ट में फेल हो गए, फिर निकल जाओगे, फिर यहाँ तक पहुंचे, बाई चांस यहाँ फेल नहीं हो, यहाँ पहुंच गए, इंटरव्यू में अच्छा रिस्पांस नहीं दिया आपने, आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाए और आपको थोड़ा सा घबरा गया। आपका इंटरव्यू में सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, बाहर निकल जाओगे राउंड से। तो ये गेम होता है, जैसे गेम में नेक्स्ट लेवल होता है ना, तो अगर फर्स्ट लेवल क्रॉस हो तो सेकंड लेवल, सेकंड में तो थर्ड, ऐसे करते करते हम लास्ट लेवल तक पहुंचते हैं जो फाइनल हमारी डेस्टिनेशन होती है। जिस लेवल में भी आप आउट हो गए तो आउट, फिर आप किसी और कंपनी में जाके बात करो। तो रेफरेंस, अगर आपने रेफरेंस का लेवल क्रॉस कर लिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, अगली गेम खेलोगे, अगला लेवल खेलोगे। तो वो है सिलेक्शन का डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि कितने बंदे ये लेवल क्रॉस करके आए, और उनमें से आपस में जो मैनेजर्स होंगे ना, जो कंपनी के एम्प्लॉयर होंगे जिन्होंने आपको नौकरी पे रखना है, वो आपस में विचार करेंगे कि इनमें से कितने बंदों को, मान लो कि यहाँ पे 100 थे, 20 बंदे निकल गए, 80 रह गए, 80 में से मान लो 10 बंदे निकल गए, 70 ने पास कर लिया टेस्ट सारे, 70 में से इंटरव्यू में और 10 बंदे निकल गए, यहाँ पे 60 रह गए, 60 में से 10 बंदों ने झूठ बोल दिया, रह गए 50। अब 100 बंदों से करते करते 50 बंदे आ गए। अब 50 बंदों में से डिसाइड किया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? मैनेजर्स आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे, हाँ ये बंदा ठीक लग रहा है, ये ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू ले चुके हैं, फॉर्म भरवा चुके हैं, टेस्ट ले चुके हैं, आपके पास मैनेजर के पास टेस्ट भी पड़ा है, उनका फॉर्म भी पड़ा है और उनका इंटरव्यू की सीडी भी पड़ी है। तो बार बार उसको रिव्यू करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, अपना विचार बनाएंगे यार किसको लिया जाए और किसको नहीं लिया जाए। तो 50 बंदों में से समझ लो 20 बंदे उनको लग रहे हैं कि यार ये तो एक्स्ट्रा ही है, इनको निकालो, बाकी बचे 30 बंदों में से हम डिसाइड कर लेंगे कि किसको रखना है। तो यहाँ पे डिसीजन हुआ कि 50 में से 20 बंदों को हटाओ, वो बेकार के हैं, मतलब सब कुछ सही था उनका, लेकिन अच्छों में से कौन से सबसे अच्छे हैं? ये 50 बंदे जो यहाँ पे सारे बेस्ट हैं, क्योंकि अपना सब कुछ पास करके हैं। अब बेस्ट में से कौन बेस्ट टेस्ट है, सबसे बेटर कौन है इनमें से? तो वो 30 बंदे उनको लगे, ये 30 बंदे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, 20 बंदे इनसे कम है थोड़े से क्वालिफिकेशन में या ट्रेनिंग में या किसी चीज में कम है, उनको हटा दिया गया, छटाई कर दी, मतलब 50 में से किसी को बिना बुलाए आपस में एक ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर लिया गया। फिर जो बाकी 30 बंदे बच गए उनको बुलाया गया, उनका मेडिकल टेस्ट लिया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ कि कितने मेंटली फिट है, कितने फिजिकली फिट है, मेंटल टेस्ट भी होता है और फिजिकल टेस्ट भी होता है उसमें। तो
कर करा के इसमें जो बंदे पास हो जाते हैं, मेडिकली फिजिकली फिट होते हैं, वो उनको फिर क्या किया जाएगा, उनको जॉब का ऑफर दिया जाता है कि आप आओ हमारी कंपनी में जॉब करो। तो 7th पार्ट आ जाएगा जॉब ऑफर। पूरा बहुत आसान चैप्टर है ये, आप खुद सोचो एक प्रोसेस चल रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू हुआ, बैकग्राउंड चेक कर लिया, डिसीजन ले लिया, मेडिकल टेस्ट करवा दिया, फिर जॉब का ऑफर दिया, आपको जॉब का एप्लीकेशन देंगे कि भाई आप आओ और हमारे पास कंपनी में जॉब स्टार्ट करो। सैलरी के बारे में बात होती है इसमें कि भाई कितनी सैलरी हम आपको दे सकते हो, आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो, सारा कुछ इसमें डिसाइड कर लिया जाएगा। दोनों की रजामंदी, सैलरी हम कितने दे रहे हैं, आप कितनी मांग रहे हो, बीच का जो रिजल्ट निकाल लिया जाएगा, सैलरी डिसाइड कर ली जाएगी और आपको जॉब के लिए बुलाया जाएगा, ऑफर दिया जाएगा। फिर जब आप जॉब का ऑफर देखो, जॉब का ऑफर मिल गया तो कई बंदों क्या करते हैं, मान ले मैं जरूरी नहीं है कि एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं 5 कंपनियों में गया, स्क्रीनिंग करी, सब कुछ किया, मेरे को 5 कंपनियों से ऑफर आया था, मैं इन्विटेशन अलग चीज है, ऑफर अलग चीज है। इन्विटेशन में मेरे को 5 कंपनी ने बुलाया कि आके फॉर्म भरो, इंटरव्यू दो। 5 कंपनियों में से मेरे को 2 कंपनियों का क्या आ गया, ऑफर, कि 2 कंपनियां चाहती है कि हाँ भी हमारे पास आओ और काम करो। अब मेरे को भी तो सिलेक्ट करना है ना कि मैं 2 कंपनी में, देखो 2 कंपनी में जॉब तो नहीं करूंगा, तो ऑफर का मतलब फाइनल ऑफर आ गया कि हाँ कंपनी चाहती है अब आप आ जाओ काम कर लो। अब मेरे पास 2 कंपनियों के ऑफर आ रखे हैं, अब मेरे को भी तो सिलेक्ट करना है कि मैं इसमें जाऊं कि उसमें जाऊं। तो अब जिसमें मेरे को सैलरी अच्छी मिले, जहाँ का माहौल अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा, लोग अच्छे हो, मेरे घर से मेरी जो डिस्टेंस होगा उस ऑफिस का वो कम हो, सब कुछ मैं देखूंगा। खाली पैसा नहीं देखूंगा, सब कुछ देखूंगा, वर्किंग आवर्स देखूंगा कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, कितना बर्डन है, सब कुछ चेक करके मैं उन 2 में से एक को सिलेक्ट करूंगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर 20 बंदे पहुंचे हैं तो वो 20 के 20 को ऑफर दे देंगे, तो 20 के 20 नहीं आ जाएंगे, वो 20 के 20 बंदों ने किसी और कंपनी से भी ऑफर लिया होगा, तो वो सिलेक्ट, तो कई अब मेरे पास मेरी मर्जी है मैं इसको सिलेक्ट करूं या ना करूं। तो ऐसे 20 बंदों में से 10 बंदे सिलेक्ट करेंगे ऑफर, और 10 बंदे क्या पता सिलेक्ट ना भी करें क्योंकि वो किसी और कंपनी का ऑफर सिलेक्ट करेंगे। तो जॉब ऑफर में बंदा खुद सोचेगा कि मेरे को एक्सेप्ट करना है कि वो ऑफर रिजेक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट, जो बंदे एक्सेप्ट कर लेते हैं जॉब ऑफर, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। ये एक लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें सारा कुछ लिखा जाता है कि ये बंदा इस डेट से जॉब स्टार्ट कर रहा है, 5 साल, 10 साल, 6 साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ। इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो 5 साल से पहले कंपनी उसको जॉब से नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो 5 साल के लिए परमानेंट हो गया। तो जॉब, बंदा भी खुश होता है, उसको मोटिवेशन मिलती है कि अभी 5 साल की मेरी नौकरी पक्की हो गई, और आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है अगर आप अच्छा काम करके दिखाते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 5 साल का, डिपेंडिंग अपॉन की जॉब कैसी है वो होते हैं। तो जब जॉब ऑफर आपको दिया जाएगा, उसमें जो बंदे एक्सेप्ट करेंगे उनको बुलाया जाएगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और उनको नौकरी पे रख लिया जाएगा। अब नौकरी पे रखने के बाद उनको कौन सी जगह बिठाना है, कौन सी कंप्यूटर देना, कौन सी मशीनरी देनी है, वो आता है प्लेसमेंट में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपने, ये जितना पार्ट है ये रीड करके रखना, तभी ये देखो कॉन्टिन्यूशन में चलेगी चीज। अगर मैं आज ही पढ़ा दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज बहुत बोरिंग है। और बिजनेस स्टडीज का एक फायदा ये होता है, इसका सिलेबस बहुत कम है, तो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में खत्म कर देते हैं। ऑलरेडी हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और 12 चैप्टर है ही है, तो अगर अप्रैल से शुरू करके जून तक हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 3 महीने में 6 चैप्टर कर लिए, तो रिमेनिंग 3 महीने में हम बाकी 6 चैप्टर भी कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन ये जल्दी जल्दी इसलिए हो गए क्योंकि हम वीडियो से पढ़ रहे हैं। अगर मैं फेस टू फेस पढ़ाता तो हम 5वें चैप्टर पे होते शायद, क्योंकि मैं फिर केस स्टडीज भी डिस्कस करता, आपसे बातचीत करता, आपको केस स्टडीज देता ओरली, आपसे आपके व्यूज पूछता। तो बिजनेस स्टडीज रट्टा मारना नहीं है, बिजनेस स्टडीज समझना है। तो मैं आपसे पूछता, आप मेरे को आंसर करते, मैं आपसे कोई और क्वेश्चन पूछता, कोई प्रॉब्लम देता आपको, आप उसका आंसर आते, तो केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड होती। तो वो मैं अभी नहीं करवा पा रहा आपको, तो मैं चाहूंगा घर पे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि खाली रिटन टेस्ट से केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं होती, ओरल कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करने से केस स्टडीज पढ़ने में बहुत मजा आता है बिजनेस स्टडीज में। तो बिजनेस स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश मैं करता। अगर आप मेरे को होप करते हैं कि लॉकडाउन जो जल्दी हटे और हम आपस में मिलें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 4th पॉइंट है, हमने 3rd तक कर लिया, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th 5 पॉइंट बच गए, 3 हमने आज कर लिए और 5 रह गए हैं। ये वाले कर लिए, ये वाले हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, पांचों के पांचों इकट्ठे करेंगे क्योंकि ये छोटे हैं। आज का टॉपिक ये वाला था, इसको अच्छे से पढ़ के रखना बहुत ईजी है, क्योंकि इसी अगर ये पढ़ा होगा तो आगे का भी इजीली समझ आ जाएगा आपका।